हेलो क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल वेल। आप सभी ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का ग्रामर सेक्शन का लेसन 1 अनसीन पैसेज। एग्ज़ाम में कुछ 5 से 6 नंबर का ये अनसीन पैसेज आता है। पहले 2 आपके क्वेश्चन ऐसे आते हैं, पैसेज से ही दिया होता है। 2 पैसेज आते हैं जिसमें आपके 2 आंसर आएंगे, शॉर्ट अनसीन पैसेज, और दूसरा आपका आएगा वेरी शॉर्ट। इसके अलावा एक वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। और वैसे बेसिकली अनसीन पैसेज जो होता है हमारा, इसका हिंदी में मतलब होता है अपठित गद्यांश, है ना। और इसको सॉल्व करने के लिए कुछ हमारे रूल्स होते हैं, और जब हम इसको बार बार प्रैक्टिस में ले आते हैं तब हमें कुछ खास रूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, एक बात है कि इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वोकैब का, उसको सॉल्व करने के लिए हमें वोकैब आनी चाहिए, है ना। जिसके लिए क्या करना है कि हमको डेली 5 to 10 वोकैब तैयार भी करनी है, लाइक सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इस तरह से, और होमोफोन्स वगैरह। तो जिसमें से हमें वर्ड्स मिल जाते हैं एग्ज़ाम में और काफ़ी हेल्प होती है हमारी। ठीक है, तो कुछ रूल्स हैं जिन्हें हमें देख लेना चाहिए अनसीन पैसेज सॉल्व करने से पहले। तो सबसे पहले तो जो भी पैसेज हमें दिया होता है उस पैसेज को हमको बहुत ही केयरफुली रीड कर लेना चाहिए, है ना। एक बर्ड्स आइज व्यू उसको कंप्लीट देख लेना चाहिए, सरसरी निगाहों से देखना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, अच्छे से पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगे कि पैसेज में काफ़ी कुछ मिस हो गया, मुझसे समझ ही नहीं आया है, तो एक बार और उसको रीडिंग कर लें। उसके अलावा आप अपने क्वेश्चन पे जाएं, आप क्वेश्चन को देखें, और जो भी क्वेश्चन में आपको जहाँ से क्लू मिले पैसेज में, वहाँ पर आप अंडरलाइन कर दें, है ना। अपने सहूलियत के हिसाब से कुछ बच्चे अंडरलाइन करते हैं, कुछ कॉमा लगा लेते हैं, कुछ पेंसिल या पेन से पॉइंट का निशान लगाते हैं, जिससे कि उनको आइडिया लग जाता है कि नहीं, ये वर्ड ऐसा था जो क्वेश्चन में भी हमारे पास है। इसके अलावा क्या करना है आपको, जो आपने अंडरलाइन किया है, अब उसी क्वेश्चन का जो अंडरलाइन पार्ट है जो आपने पैसेज में लगाया हुआ है, उसको जा करके वहाँ पर चेक करें। अगर क्वेश्चन को वो सेटिस्फाइज करता है तो वही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। एक बात और ध्यान रखना है हमको, एज इट इज़ क्वेश्चन जो दिया है हमको अनसीन में, वो हमें नोट डाउन नहीं कर देना है ना। जैसे क्वेश्चन आपको जिस भी टेंस में दिया है, कोशिश करना है कि आंसर उसी टेंस में हम पूरा कर लें अपना। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें क्लू तो मिल जाता है लेकिन उनको आंसर लिखना ही नहीं आता है कि आखिर हमें आंसर लिखना कैसे है ना। वैसे तो अभी फ़िलहाल में मल्टीपल चॉइस में आएंगे पहले के 2 क्वेश्चन। इसके अलावा जो लिखने वाला होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, वो आपको जैसे मैं बाद में सिखा दूँगी। अभी आप केवल मल्टीपल चॉइस वाले सीखें कि किस तरह से आंसर को हम फाइंड करते हैं। इसके बाद हमें अपनी स्पेलिंग और ग्रामर एरर पे ख़ास ध्यान देना होता है ना। क्योंकि जब हम आंसर लिख रहे होते हैं तो कभी-कभी बहुत से स्पेलिंग हमसे गलत हो जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्या करना है कि जब आपने आंसर को लिख दिया है तो उसे एक टाइम, किसी भी तरह से 1 मिनट का टाइम निकाल के या आधे मिनट का टाइम निकाल के उसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। नहीं तो वहीं पर गलती ज़्यादा होने की संभावना आपकी बढ़ जाती है, चांसेस वहीं बढ़ जाते हैं कि ये गलत हो सकता है। देन क्या करना है आपको, जो भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ना, आपने पढ़ लिया। सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया है कि जल क्यों आवश्यक है, और रीडिंग करते टाइम पर आपने कुछ लाइनें पढ़ी थी कि हमें जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि हम मानव हमें प्यास लगती है। अब इसके अलावा भी आपको अगर कुछ आता है तो वो आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना है। आई अगेन रिपीट, जो पैसेज में दिया है एग्जैक्टली वही आपको आंसर में लिखना है। अपने जनरल नॉलेज का जो यूज़ है, आपका जो जीके है, उसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है और जो सटीक जवाब पैसेज में दिया है, बस वही आपको लिखना है। अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं उसमें इंक्लूड करना है, ठीक है।
और आगे चलते हैं, तो इसमें क्या होगा, अब आपका एक लास्ट क्वेश्चन वोकैब्युलरी पर आएगा, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखना होगा जो आपको वर्ड दिया होगा। अब वो आपको वर्ड दे करके पूछ सकता है कि इनमें से कौन-सा इसका सिनोनिम्स है या सिनोनिम है, या कौन-सा इसमें आपका एंटोनिम है, इस तरह से वो पूछ सकता है। हो सकता है कि आपको वो वर्ड कभी आपने सुना ना हो, या सुना हो लेकिन उसका एग्ज़ैक्टली जो मीनिंग है वो आप भूल गए हो, तो आपको इसमें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या करना है, जब हम बार-बार प्रैक्टिस करेंगे तब हम आंसर एलिमिनेट करना सीख जाएँगे। एलिमिनेशन का मतलब होता है आंसर को हटाना, गलत आंसर को हटाना। अब 4 ऑप्शन दिए होंगे हमारे पास, तो 4 में ऐसा तो नहीं होगा कि एक भी हमने नहीं सुना, हो सकता है ना सुने हो। अब ऐसी कंडीशन आ जाए कि सुना ही नहीं है, देखा ही नहीं है, तो सीधे पैसेज में जाइए। उस वर्ड को वहाँ पे आइडेंटिफ़ाई कीजिए जहाँ पे ये वर्ड आपको दिया है। ऊपर की लाइनें पढ़िए और ठीक उसके नीचे की लाइनें पढ़िए और उसको बीच में फिट करने की कोशिश कीजिए। उसका मीनिंग ढूँढने की कोशिश कीजिए। जब आपको मीनिंग मिल जाएगा, तो आप आंसर आराम से अपना फाइंड कर सकते हैं। आप अच्छे से अपना आंसर चूज़ कर सकते हैं कि क्या हो सकता है ना? और हमेशा हम परहैप्स में नहीं जा सकते हैं। हमें अपनी तरफ से सिनोनिम, एंटोनिम्स तैयार करना ही होगा। हम इससे बच ही नहीं सकते कि नहीं हम तैयार नहीं करेंगे और एग्ज़ाम आएगा, एक क्वेश्चन आता है तो देख लेंगे अपना, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, हर हाल में पढ़ना पड़ेगा। ओके? तो अपनी कैपेसिटी बढ़ाइए। अगर आपकी पढ़ने की इतनी ज़्यादा रुचि नहीं है, तो क्षमता नहीं है पढ़ने की आपकी, तो बैठिए और हैबिट में लाइए उस चीज़ को, वरना हो नहीं पाएगा ये। देन एक लास्ट मैं आपको बता दूँ कि आपको करना क्या है कि जितने भी आंसर आपने अच्छे से मतलब सिलेक्ट कर लिए हैं सारे क्वेश्चन का, एक बार उसको आप पैसेज से ज़रूर मिला लें, है ना? अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतने सारे पॉइंट बता दिए हैं, एग्ज़ाम में टाइम तो कम होता है। तो ये आप तब कर पाएँगे जब आपने बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस की हो, है ना? कम से कम नहीं तो 50 प्लस आपने सॉल्व किए हो, अपठित गद्यांश आपने सॉल्व किए हो, है ना? और अब तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि ये अनसीन पैसेज है क्या? ऐसा पैराग्राफ जिसको आपने पढ़ा नहीं होगा, ठीक है? वो ही एग्ज़ाम में आएगा। अब ऐसा नहीं कि आपने कभी पढ़ा ना हो, ऐसा ही कुछ आ जाए। कभी-कभी पढ़ा हुआ ही आ जाता है। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे हमारे लिए उतना ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला पैसेज आपका दिया हुआ है और हेडिंग भी दी है आपकी, रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग पैसेजेस एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोड बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। मल्टीपल चॉइस है ये, इसमें आपको पैसेज को पढ़ना है और जो क्वेश्चन पूछा गया होगा उसमें से आपको आंसर सिलेक्ट करना है ना? मल्टीपल चॉइस है ये। तो चलिए रीड करना स्टार्ट करते हैं पैसेज। द ट्री इज वर्शिप्ड एज द अर्थ मदर इन ट्राइब्स इंडिया। भारत में जो आदिम जनजाति है या जनजातियां हैं, वो पेड़ों को पृथ्वी माता की तरह पूजते हैं। इट provides food, air, materials for housing, fodder for animals, fuel and also occupations। ये हमें क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं, क्या क्या प्रदान करते हैं? तो हमें भोजन देते हैं, एयर मिलता है हमको इनसे, और मटेरियल्स जैसे कि वुड मिलती, लकड़ी मिलती है, जैसे कि ट्राइब्स अपना क्या करते हैं, घर वगैरह बनाते हैं। फॉडर फॉर एनिमल्स, जानवरों के लिए चारा मिलता है। फ्यूल एंड ऑल्सो ऑक्यूपेशंस, और उनको काम भी मिलता है। विदाउट ट्रीज देयर इज नीदर सॉइल नॉर वाटर। बिना पेड़ों के ना ही हमें मिट्टी मिल सकती है, ना ही पानी मिल सकता है। क्योंकि आप जैसा कि साइंस में आपने पढ़ा होगा कि जो जो ट्री होता है उसकी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, है ना? और पानी को भी कंजर्व करने की कोशिश करती हैं, या करती ही है कंजर्व। जब जहाँ पेड़ होता है वहीं पर पानी आपको मिल जाएगा इजली। There is nothing to prevent the soil from being washed away. There is nothing to prevent the water from evaporation. ये मिट्टी को बहने से रोकता है, ठीक है? और इसके अलावा ये पानी को भी रोकता है, इवापोरेट होने से रोकता है, वाष्पीकरण से रोकता है पानी को। In the great tribal region of India, which are homes to the Bhils,
the Santhals, the Nagas, the Bisnois. Whenever a child is born, a tree is planted in the child's name. कुछ कुछ जनजातियां हमारे भारत में ऐसी हैं जो बड़ी ही महान जनजातियां हैं, जैसे कि आपने भी नाम पढ़ा भील्स, संथाल, नागा एंड बिश्नोई। ये अपने बच्चों के जन्म पे एक पेड़ लगाते हैं और जो पेड़ लगाया है उसी पेड़ के नाम पे अपने बच्चे का नाम रखते हैं। It forges a relationship between the child and the tree closer than the one between the child and his family. जिस तरह से एक बच्चे का संबंध अपने परिवार के साथ होता है, उसी तरह से उस बच्चे का संबंध उस पेड़ के साथ भी होता है, जो पेड़ वो प्लांट किया जाता है उसके जन्म के वक्त। It is but natural because that tree is especially the child's own. It is but natural because ये बिल्कुल ही प्राकृतिक होता है, क्योंकि जो बच्चा होता है वो स्पेशली उसको मतलब खासकर उसी के लिए वो पेड़ होता है, इसलिए ये बिल्कुल नेचुरल होता है उसके लिए। द ट्रीज आर ऑल स्लो ग्रोविंग। पेड़ बहुत ही धीरे धीरे बढ़ता है। बाय द टाइम द चाइल्ड रीचेस एडोलसेंस, लेकिन जो बच्चा होता है वो बहुत जल्दी ही एडोल्स हो जाता है, जवान हो जाता है। हिज ट्री स्टार्टेड बेयरिंग फ्रूट, और जैसे जैसे बच्चा जवान होता है पेड़ भी बड़ा होकर के फ्रूट देने लगता है। इट स्टार्ट इट्स लाइफ एज प्रोवाइडर टू द ट्राइब्स एंड द ट्राइबल लाइफ एज गार्जियन ऑफ द ट्री। इट स्टार्ट लाइफ एज प्रोवाइडर, और वो जिस तरह से एक जनजाति अपने जीवन को चलाते हैं, उसी तरह से एक बिल्कुल अभिभावक की तरह उस पेड़ की भी देखभाल करते हैं। जैसे एक बच्चे की देखभाल करते हैं वैसे उस पेड़ की भी करते हैं। Nearly there hundreds years ago, men and women of the Bishnoi tribes died in an attempt to stop the felling of trees. Nearly 300, अभी 300 साल पहले जो मनुष्य था, मैन एंड वीमेन ऑफ द बिश्नोई, बिश्नोई एक समाज है जो राजस्थान में पाया जाता है, ट्राइब्स डाइड इन अटेम्प्ट टू स्टॉप द फेलिंग ऑफ ट्रीज। जो पेड़ों को कटाई चल रही थी उसमें उनको अपनी जान भी देनी पड़ी। आपने सलमान खान का नाम सुना है, जो एक्टर हैं, बॉलीवुड के एक्टर हैं। एक मूवी उनकी शूट हो रही थी राजस्थान में, हम साथ साथ हैं। वहाँ पर उन्होंने एक हिरन होता है राजस्थान में, चिंकारा नाम का, उसको मार दिया था। तो जो बिश्नोई समाज है वो जानवरों को भी ऐसे पालता है जैसे उसके बच्चे हैं, है ना। यहाँ तक कहा जाता है कि अगर कोई भी जानवर ने बच्चे को जन्म दिया और उस जानवर की अगर माँ है वो नहीं रही, तो बिश्नोई समाज की महिलाएं अपना दूध पिला करके उस बच्चे को जीवन दान प्रदान करती हैं, जीवन देती हैं। तो उनके लिए जितने जानवर महत्वपूर्ण उतने ही उनके लिए वृक्ष भी महत्व रखते हैं। तो आगे देखते हैं। उन्होंने सलमान खान ने चिंकारा को मारा तो आज तक उनके ऊपर केस चलता रहा। अब जाकर के शायद वो अब उस केस से उनको मुक्ति मिली है, नहीं तो बहुत टाइम से ये केस चलता आ रहा था। कुछ 1994 से ये केस उन पे लगा हुआ था। समझ सकते हैं आप, 20-25 सालों से केस के अंदर थे वो। चलिए आगे देखते हैं। द बिश्नोई फेथ प्रोहिबिशन द कटिंग ऑफ ग्रीन ट्रीज। बिश्नोई समाज का मानना है कि पेड़ों को, जो हरे पेड़ हैं, जो जीवित हैं पेड़, उनके काटने पर रोक होनी चाहिए, निषेध होना चाहिए। इट डिमांड्स एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन ऑफ द खेजड़ी, द शेड एंड फॉडर ट्रीज ऑफ द एरिया। उनकी डिमांड है, उनकी मांग है कि जो खेजड़ी का पेड़ है, राजस्थान में खेजड़ी का पेड़ पाया जाता है, उसको पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि वो वहाँ के एरिया में भोजन की व्यवस्था कराता है, जानवरों को, इंसानों को भी कराता है। इवन अभी 2025 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो खेजड़ी का पेड़ है उसको अकाल का वृक्ष भी कहा जाता है। जब अकाल वगैरह पड़ता था पहले, या आज भी पानी वगैरह की दिक्कत है राजस्थान में, तो वहाँ पर खेजड़ी में कुछ फलियाँ लगती हैं, उन्हीं फलियों की लोग सब्जी बनाकर खाते हैं। और मैंने सुना है कि बहुत अच्छी भी लगती है, उनकी फलियाँ टेस्टी होती हैं, है ना। तो ये बिश्नोई समाज की मांग है। आगे देखते हैं। एज अ रिजल्ट
Their lands are still fertile, while the fields all around them have been reclaimed by the Thar desert of Rajasthan. एज अ रिजल्ट, और जैसे कि उन्होंने पाया कि खेजड़ी का वृक्ष जहाँ पर होता है उसके चारों तरफ की जो जमीन होती है वो काफ़ी उपजाऊ होती है, जहाँ पर खेती करना संभव हो पाता है राजस्थान में, वो भी कहाँ पे, डिजर्ट में, वहाँ के रेगिस्तान में, है ना। तो इस तरह से आपका ये अनसीन पैसेज फिनिश होता है। और आप देखेंगे इसमें आपके लिए ऐड दी हुई है, आपकी सहायता दी हुई है, जो भी टफ वर्ड्स हैं इसमें आपको शो कर रहा है ना। जैसे ट्राइबल, ट्राइबल क्या होते हैं, कबायली या आदिवासी, रिलेट टू और बिलोंगिंग टू ट्राइब्स। फोडर, एनिमल जो खाते हैं जानवर, चारा उनका बेसिकली वही होता है। एडोलसेंस, किशोरावस्था या जवानी, यंग टाइम, है ना। इस तरह से आपको दिया हुआ है। तो ये पैराग्राफ आपका पूरा हो चुका है, रीडिंग इसकी हो चुकी है। अब इसके क्वेश्चन पे मैं जा रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको रूल्स में बताया था कि सबसे पहले हमको क्या करना, अपने पैसेज को रीड कर लेना। अब जैसे मैंने आपको पैसेज रीड करके बताया है, तो मतलब ये आपका पहला पैसेज था, इसलिए मैंने इस तरह से आपको बताया, विद हिंदी आपको बताई। लेकिन जब आप इसको अपने रूटीन में ले आएंगे, सॉल्व करने लगेंगे, तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा, काफ़ी इजी फॉर्मेट हो जाएगा। तो जितना टाइम अभी इसको पढ़ने में मुझे लगा, इतना टाइम आपको नहीं लगेगा, आप बहुत कम टाइम में इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट डज द ट्री प्रोवाइड्स अस। अभी हमने पढ़ा ट्री हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, तो हमको एयर देते हैं और फूड प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा हमको सॉइल, फूड, एयर, मटेरियल्स और फॉर हाउसिंग, फोडर फॉर एनिमल्स। आप सेकेंड लाइन में देख पा रहे हैं, ऐसा ही ऑक्यूपेशन भी देते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, फूड एंड एयर बिल्कुल सही है, मटेरियल्स फॉर हाउसिंग ये भी सही है, फॉडर फॉर एनिमल्स एंड फ्यूल ये भी था हमारे पास, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द कॉमन प्रैक्टिस एडॉप्टेशन। What is the common practice adopted by the tribe at the time of child's birth? तो वो कौन सा एक कॉमन प्रैक्टिस है या कार्य है जो बच्चे के जन्म पर वो करते हैं। अ ट्री इज प्लांटेड इन द चाइल्ड्स नेम। जो ट्री का नेम होता है वही बच्चे का भी नेम वो रखते हैं। सॉरी, जो बच्चे का नेम होता है वही ट्री के नेम पे, ट्री का नेम रखते हैं। हमने तो यही पढ़ा था। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो सकता है, ऑप्शन ए। बट दूसरा भी ऑप्शन देख लेते हैं। अ ग्रांड फीस्ट इज गिवन टू द ट्राइब सोसाइटी ऑफ द एरिया। नहीं, वो कोई ऐसी पार्टी नहीं करते हैं। मैनी ट्रीज ऑफ खेजड़ी आर प्लांटेड। वो क्या बच्चे के जन्म के समय बहुत सारे खेजड़ी के प्लांट लगाते हैं? नहीं, कोई भी एक प्लांट लगाते हैं वो, है ना। तो ये आंसर तो आपका नहीं है, ये भी नहीं है आपका। द सेक्रीफाइसेस ऑफ अ ही गोट इज गिवन। वो किसी बकरे या बकरी की बलि देते हैं, तो ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, फर्स्ट नंबर हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारा, पिक आउट द वर्ड इन द पैसेज विच मीनिंग एरियाज। अब देखिए कह रहा है कि इसमें से इन चारों वर्ड में ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मतलब एरिया है। एरिया का मतलब क्षेत्र है ना। तो आप बताइए, रीजन का मतलब क्या होता है। रीजन का मतलब भी क्षेत्र होता है, फील्ड का मतलब खेत होता है, हाउसेस घर, और डेजर्ट रेगिस्तान। अब आप खुद बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। नंबर 1 रीजन्स मतलब एरिया, क्षेत्र, है ना। तो इस तरह से हमारा पहला पैसेज सॉल्व हो गया। अभी आपको क्या करना है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा सेकंड नंबर का पैसेज, और इसकी हेल्प के लिए भी दिया हुआ है। सो आपको यहाँ से सेकंड नंबर सॉल्व कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पे थर्ड नंबर दिया और सेकंड के क्वेश्चन ऊपर दिए हैं, और ये थर्ड नंबर दिया है पैसेज, इसे भी आपको सॉल्व करना है। इसके अलावा 4 नंबर है, 5 नंबर है, और ये 6 नंबर है, और 7 नंबर है। तो आप एक काम कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके रोक लीजिएगा, और रोकने के बाद इसको आराम से पढ़िएगा, पढ़ करके इसको सॉल्व कीजिएगा। ओके, इतना होने के बाद जब आप इतने 7 कर लेंगे तो कुछ कॉन्फिडेंस आपको आएगा
कि नहीं अब आप कुछ कर सकते हैं, अनसीन पैसेज में आंसर फाइंड आप कर सकते हैं। देन आपके लिए प्रैक्टिस, पैसेज फॉर प्रैक्टिस, आप अपनी बुक को भी चेक करेंगे तो उसमें भी आपको ये मिल जाएगा, ईजिली मिल जाएगा आपको पैसेज सॉल्व करने के लिए। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा। नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है, ये 5 नंबर है ऊपर वाला और नीचे 6, 7, ये लास्ट है आपका। अब आप गौर कीजिएगा तो आपको इन सभी में ऐड दिया हुआ है, सभी में आपको ऐड क्या है, दिया है, ये मतलब सहायता, सब में दिया हुआ है सहायता। ओके क्लास, आई होप कि आपको जितना भी बताया अच्छे से क्लियर हो गया है। कोई भी आपको डाउट होता है तो जैसा कि आपका व्हाट्सएप पे ग्रुप है, वहाँ आप आकर के अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं और जिसका सलूशन वहीं पर आपको मिल जाएगा। ओके, तो जो भी प्रॉब्लम आए आपको क्वेश्चन से रिलेटेड, पैसेज से रिलेटेड, या जिसका आंसर आपको मिले ही ना या मिले गलत मिल जाए, है ना, तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पे ग्रुप में आकर के पूछ सकते हैं, वॉइस मैसेज से या फिर टेक्स्ट से, किसी से भी आप पूछ सकते हैं। ओके, वहाँ पर आपके आंसर को सॉल्व किया जाएगा, आपके डाउट्स को लिया जाएगा। देन इसके बाद आपका कुछ और भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी जिसमें आपको अनसीन पैसेज मिल जाएंगे, जहां आपको सॉल्व करने के और चांसेस मिलेंगे और आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ क्लास को मैं ओवर कर रही हूँ। अगर कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप के ग्रुप में जाके पूछ सकते हैं। ओके, हैव अ गुड डे।